हेलो दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी। बहुत दिनों के बाद जो है वीडियो डाल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग जो है आईवेव प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर चुके हैं और उनको बेस्ट देने के लिए मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूं। और अक्टूबर एंड जो है एक बहुत ही लेविश, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट शूट होने वाला है। और अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं मेरे एज अ पार्टनर या फिर इन्वेस्टर, तो मुझे कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। और आज जो हम वीडियो देखेंगे, बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो ला रहा हूँ, तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो रिसेंटली इंडिया ने अपना एयरक्राफ्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया, उसको लेके अभी जो है चाइनीज़ मीडिया से कुछ रिएक्शन आ रहे हैं कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर क्या सच में वर्क करती है या नहीं। तो उनको लेके उनका मीडिया क्या बोलते हैं और उनके कमेंटर्स क्या बोलते हैं, ये हम देखेंगे आज इस वीडियो में और उसका डिस्कशन और एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो दोस्तों, मुझे हमेशा से इंटरेस्टिंग और इजी गेम्स खेलने में बहुत मजा आता है और मेल के साथ गेम खेल के आप अच्छे प्राइस और बोनस जीत सकते हैं। साइट पर 24/7 सपोर्ट के साथ बहुत सारे इंटरेस्टिंग गेम्स आपको मिल जाते हैं, लेकिन मैं फास्ट गेम्स को रिकमेंड करूंगा क्योंकि मुझे इसकी सिंप्लिसिटी और विनिंग स्पीड बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे सबसे अच्छा गेम क्रैश लगा है क्योंकि आप 1 मिनट से भी कम टाइम में 10 गुना ज्यादा जीत सकते हैं। मेल प्लेटफॉर्म बहुत सारे एथलीट्स और पॉपुलर लोगों के साथ पार्टनरशिप रखता है। आप भी साइट पर कुछ बेहतरीन गेम खेल सकते हैं और बोनस पा सकते हैं। मेरे प्रोमो कोड के साथ रजिस्टर करने पर आपको 150% बोनस, अप टू 3,15,000 INR और 220 फ्री स्पिन्स तक मिलेगा। तो जाओ और खेलो। क्या भारत में एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण संभव है? आइए सबसे पहले एक वीडियो देखें। ये क्लियरली देखा जा सकता है कि 40,000 टन के मानक स्टैंडर्ड डिस्प्लेसमेंट वाले मीडियम साइज्ड के एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत ने अपने सेकंड सी ट्रायल के दौरान एक स्ट्रेंज सीन बनाया। ये लहरें मैक्सिमम जहाजों द्वारा लाई जाने वाली डिस्पोजेबल लहरों से डिफरेंट होती हैं। इसकी वेव डिस्पोजेबल है और इस तस्वीर को देखकर कई लोगों का जोश जाग उठा। इंटरनेट पर इस बात पर चर्चा चल रही थी और हर कोई इस बात पर स्पेकुलेशन लगा रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। विक्रांत की इतनी टर्ब्यूलेंट होने की क्षमता और उसका इतना टर्ब्यूलेंट होना उसकी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस पर कोई इम्पैक्ट डालेगा? मैं एनसाइक्लोपीडिया रॉकेट बुक हूँ। आज हम इस बारे में भी बात करेंगे कि आखिर ये इतना टर्ब्यूलेंट क्यों है। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि विक्रांत इतना टर्ब्यूलेंट क्यों है। 大多把他的这个动作呢形容为磕头，一步一磕头嘛，是在请求老天保佑吗？所以印度人是非常反感的，在国外的网站上他们就跳出来解释了，请注意你们的用语，磕头可不是什么好话，咱们要用专业的术语，请叫它重摇，而且 सभी जहाज हिल सकते हैं। 会重摇的呀。我们这艘呢，重摇的幅度也是在正常范围之内的。所以到底什么是重摇？ जब कोई जहाज अपनी ट्रांसवर्स एक्सिस के चारों ओर ऊपर नीचे दोलन करता है तो वो हिलता है। इसमें कई इंपॉर्टेंट फैक्टर्स शामिल हैं, जैसे बैड सी कंडीशंस और बोटमैन से टकराने वाली एक बड़ी लहर, लहर के शीर्ष पर फेंका जाना और फिर लहर की घाटी में गिर जाना। ये नॉर्मल है। फॉर एग्जाम्पल द लैक ऑफ पावर। भेड़िए की सवारी करते हुए चुपके से आगे बढ़ने के लिए आपको ताकत की जरूरत होती है। अगर आप लहर पर चढ़ नहीं सकते तो आप सिर्फ लहर को ही अपने ऊपर सवार होने दे सकते हैं। या ये खराब डिजाइन की कमी है? यदि रडर और फ्लोटिंग स्टार्स को स्थिर करने के लिए नेसेसरी स्ट्रक्चरल सेंटर एक ही स्थिति में नहीं है, इससे लहरें उठने के बाद जहाज का रुकना असंभव हो सकता है। तो विक्रांत को किस जहाज से भिड़ना चाहिए? आमतौर पर माना जाता है कि ऐसा होना चाहिए तीसरे के लिए, क्योंकि सबसे पहले हम तस्वीर से देख सकते हैं कि उस दिन समुद्र रिलेटिवली काम था। एयरक्राफ्ट कैरियर जितना भारी, जहाज उसमें फेंकना असंभव था। दिन का दूसरा विषय था हाई स्पीड। लहर के तेल के साथ मैन्यूवरेबिलिटी पर्याप्त नहीं है। ये कहना संभव नहीं है कि ये शक्ति की कमी के कारण है। कारण पर्याप्त नहीं है, इसलिए हम तीसरे आइटम पर आते हैं। डिजाइन में खामियां हैं। सबसे ज्यादा आलोचना की जाने वाली बात यह है कि इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज की कमी है, बल्बस नोज और बॉल रेशियो। आप जाकर देख सकते हैं। इसका मुख्य कार्य जहाज की तेज गति से आगे बढ़ने पर बनने वाली नई वेव रेजिस्टेंस को कम करना है, जिससे हाई स्पीड और फ्यूल सेविंग का उद्देश्य पूरा हो सके। लेकिन इसके अलावा एक समान महत्वपूर्ण कार्य है जहाज के ह्यूग नोज को आगे की ओर बढ़ाना, जिससे जहाज की रॉकिंग डैम्पिंग बढ़ जाती है। ये जहाज के लॉन्जिट्यूडिनल स्विंग को एक निश्चित सीमा तक दबा या कम कर सकता है, लेकिन विक्रांत में ये नहीं है। अरे, इस चीज का इस्तेमाल लोगों के लिए आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट करने में आसान है, जैसे कि कुछ लो स्पीड मर्चेंट शिप्स पर बॉल डैगर्स को धीरे धीरे रद्द किया जा रहा है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उनमें गति की कोई आवश्यकता नहीं है? बॉल को हाथों से compete करने का कोई मतलब नहीं है। इसके विपरीत इससे लागत बढ़ गई है और ये पैसे बचाने के मूल इरादे के विपरीत है।
और आपका विक्रांत एक वॉरशिप और एक मर्चेंट शिप है। आप इसके बारे में इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं? क्या ये कोई समस्या नहीं है यदि आप हाई स्पीड नहीं चाहते हैं और इसे इम्पोर्टेंट नहीं मानते हैं? ये अजीब है। बहुत से लोग हंसे और कहा कि निर्माण के लिए जिम्मेदार कोचिन शिपयार्ड में स्टील प्लेट्स को 5 सेंटीमीटर मोटी मोड़कर प्रिसाइज 3 डायमेंशनल कर्व्ड सरफेस बनाने की क्षमता नहीं थी। ये हाथ की तरह गेंद नहीं बना सकता था। लेकिन रिबटल भी बहुत इंथुजियास्टिक था। शिपयार्ड को तुरंत पोस्ट किया गया। बल्बस नोजेस वाले जहाजों के निर्माण के इतिहास की तस्वीरें हैं जो ये साबित करती हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। ये सिर्फ इतना है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता। लेकिन कई लोगों ने कहा है कि बिना बॉल नाक वाला एयरक्राफ्ट कैरियर विदाउट अ सोल है। उन्होंने इसका रिफ्यूटेड किया और तुरंत यूनाइटेड स्टेट्स के अधिकांश लोगों को जवाब दिया। क्या निमित्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर की बुल्बस नोज नहीं होती? क्या आपको लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स में आसमान गिर रहा है? संक्षेप में, भारतीयों का कहना है कि हमारा डिजाइन रीजनेबल है और इसका उपयोग करना या न करना भी हमारे नियंत्रण में है। तो इस बार सी टेस्ट एक परफेक्ट सक्सेस थी। 如果不关球匕首的事，那就是飘心和重心。 मिलिट्री शिप्स के वाटर लाइन आमतौर पर लंबे और नैरो बुलेट शेप्ड होते हैं। जहाज के डिजाइनरों और निर्माताओं को उनके लिए एक्स्ट्रा केयरफुल बरतने की जरूरत है। इसे इस तरह से संतुलित किया जाता है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तैरते हुए तारे के साथ मेल खाता हो। अगर दोनों एक ही 1000 पाउंड की रेखा पर नहीं है तो जहाज अनिवार्य रूप से पानी की सतह में थोड़े से उतार चढ़ाव से प्रभावित होगा। क्या विक्रांत के साथ भी ऐसा ही है? शायद नहीं, क्योंकि आप देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर पर अब कोई उड़ने वाला विमान नहीं है। हो सकता है कि डेक पर मौजूद विमान कैंटीन में करी से भरे हों और तैरती हुई आकृति और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जादुई रूप से मेल खा जाए। पहले तुम लोग कुछ मजा कर लो, क्यों नहीं? आपका इसके बारे में क्या सोचना है? मैं हुइटियनशु कंसर्न हूँ और आपको अलग अलग साइंटिफिक नॉलेज बताता हूँ। अगर आप दुनिया के कई मेन स्ट्रीम एयरक्राफ्ट कैरियर्स की एक साथ तुलना करें तो आपको एक अजीब जगह मिलेगी। ब्रिटिश HMS क्वीन एलिजाबेथ इनमें से किसी एक जहाज के लिए उपयुक्त नहीं है, चाहे वो अमेरिकन फोर्ड हो, चाइनीज शंदोंग हो या फ्रेंच चार्ल्स डे गॉल। सबसे पहले केवल एक शिप आइलैंड है, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ के पास 2 हैं। दूसरे, पहले 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स में एक ढलान वाला उड़ान डेक अपनाया गया था, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ का उड़ान डेक शुरू से अंत तक सीधा था। उसने ऐसा क्यों किया? मैं एक एनसाइक्लोपीडिया रॉकेट बुक हूँ। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। उन्होंने सबसे पहले कहा कि 2 तलवारों के साथ समस्या ये है कि दुश्मन को कंफ्यूज करने के लिए, ताकि आप अनुमान न लगा सकें कि मैं कहाँ बैठा हूँ। कप्तान, जैसे राष्ट्रपति के काफिले में हमेशा आगे और पीछे कई समान कारें होती हैं, जाहिर है नहीं। इसका कारण डेक के ऊपर नहीं बल्कि नीचे छिपा है। एयरक्राफ्ट कैरियर के इंजन कक्ष में क्वीन एलिजाबेथ अपने पावर सोर्स के रूप में आइडेंटिकल गैस टरबाइन्स के 2 सेटों का उपयोग करता है। इसलिए एयरक्राफ्ट को बाहर की ओर निकालने के लिए उसे धुआं एग्जॉस्ट सिस्टम्स के 2 सेटों की आवश्यकता होती है। लेमैन्स टर्म्स में कहें तो इसमें 2 बड़ी चिमनी है। ये 2 बड़ी चिमनी, जाहिर है, डेक पर खाली रहना असंभव है। चूंकि डेक पर अभी भी एक द्वीप बनाया जाना है, इसलिए सबसे अच्छा समाधान चिमनी और आइलैंड को मिलाना होगा। वास्तव में हर कोई ऐसा करता है, लेकिन महारानी एलिजाबेथ की स्थिति और भी खास है। 2 पावर सिस्टम्स के आगे और पीछे के बीच की दूरी बहुत दूर है, इसलिए आपको या तो दोनों चिमनियों को एक साथ शामिल करने के लिए एक बहुत लंबा शिप आइलैंड डिजाइन करना होगा, या आपको व्यवस्था करनी होगी 2 चिमनियों को लपेटने के लिए 2 द्वीप बनाए गए थे। हम पहले से ही जानते हैं कि उनका फाइनल चॉइस क्या था। ये दुनिया का पहला ड्यूल आइलैंड एयरक्राफ्ट कैरियर था। अब बात करते हैं कि उन्होंने ये विकल्प क्यों चुना। क्या आपको पहले ये जानने की क्यूरियोसिटी नहीं होनी चाहिए कि उन्होंने ये विकल्प क्यों चुना? आइडेंटिकल पावर सिस्टम्स के 2 सेट स्थापित करना आवश्यक है और वे एक दूसरे से बहुत दूर होने चाहिए। यदि आपने पहले ही अनुमान लगा लिया है तो कृपया कमेंट एरिया में कमेंट करें। द रीजन इज एक्चुअली वेरी सिंपल। ब्रिटिश लोग महारानी एलिजाबेथ के वजन से डरते हैं। क्या उसने भी आर्क रॉयल जैसी ही गलती की है? तो सबसे पहले यूजर टीओ ने लिखा है कि इंडिया के इस एयरक्राफ्ट में एक मेजर फीचर वही जो है वो गायब है, और वो है फ्लेम डिफ्लेक्टर ऑन द रनवे डेक, विच इज द पायनियर ऑफ स्ट्रीकिंग फॉर मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर्स। उसके बाद स्टोन 2604 ने लिखा है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, ये कड़ी ट्रांसपोर्ट शिप है। उसके बाद हैनकाउल 1992 ने लिखा है कि अगर इंडिया में एक मोटरसाइकिल 17 लोगों को कैरी कर सकता है तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर शायद 100 मिलियन लोगों को कैरी कर सकता होगा। उसके बाद जेम्स ल्यू 923 ने लिखा है कि इट टेस्ट लाइक मसाला एंड कंटेन्स गैंजेस रिवर लेकिन क्लीन एंड हाइजीनिक। उसके बाद इजेस कंपनी ने कमेंट किया है कि तुम लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि इंडियन नेवी की एम्बिशन क्या है।
इंडिया एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर डिजाइन करना चाहता है जो दुनिया का फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर होगा जो कि वेव ट्रैकिंग टॉर्पीडोज को रोक सकते हैं। इंडिया वांट्स टू डिजाइन एंड बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर दैट कैन प्रिवेंट वेव ट्रैकिंग टॉर्पीडोज। उसके बाद मिंग वैंग 5180 ने कमेंट किया कि ये एक बटरफ्लाई शिप है जो कि बटरफ्लाई की तरह स्विम करता है, ए न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर फ्रॉम इंडिया। उसके बाद पीटर यू 6989 ने कमेंट किया है कि इंडिया का एयरक्राफ्ट कैरियर 6 देशों के एलाइड फोर्सेस ने मिलकर बिल्ड किया है। विदाउट लॉजिस्टिकल पार्ट्स एंड मेंटेनेंस सपोर्ट फ्रॉम दिस कंट्रीज इट विल कंप्लीटली कोलैप्स। उसके बाद यूजर LM2 ने लिखा है कि दिस एयरक्राफ्ट कैरियर इटसेल्फ इज वर्थलेस। एक एयरक्राफ्ट कैरियर की वैल्यू तब होती है जब उसकी सराउंडिंग डिफेंस नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है, अदरवाइज द एयरक्राफ्ट कैरियर विल ओनली बी अ कार्गो शिप। एक एयरक्राफ्ट कैरियर में जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी एविएशन कॉम्बैट कैपेबिलिटी क्या है जरा वो डेमोन्स्ट्रेट करने दीजिए, तब जाके उस एयरक्राफ्ट कैरियर का असली पावर पता चलेगा। Allowing aircraft carriers to truly demonstrate their aviation combat capabilities is the key to whether India, China or United States can withstand the actual defense regional network. उसके बाद कासामोटो ई ने लिखा है कि इसमें बिल्ट इन लेजर वेपन डिफेंस सिस्टम नहीं है, इसलिए ये एयरक्राफ्ट कैरियर पूरी तरीके से फेलियर है। उसके बाद कोको हे ने कमेंट किया कि ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग चाइना और इंडिया बोथ केम फ्रॉम द सेम स्कूल ऑफ द सोवियत यूनियन इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। उसके बाद यूजर LU40 ने लिखा है कि चाइना ऑल्सो वॉन्ट्स टू बाय सेकेंड हैंड एविएशन वेपन्स फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बट इंडिया इज बोल्ड इनफ टू इंडिपेंडेंटली यूज देम इन बैटलफील्ड। उसके बाद शिवा 3797 ने लिखा है कि चाइनीज मीडिया का एनालिसिस है कि इंडियन विजडम को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो। किसको पता था कि द वर्ल्ड्स फर्स्ट स्टेल्थ एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी वॉज क्रिएटेड बाय इंडियंस। ऐसे बहुत सारे इंडियन साइंटिस्ट हैं और इंजीनियर्स हैं जो कि USA में सिलिकॉन वैली को डेवलप करने में मेन ब्रेन है। उसके बाद डेविड यंग 9115 ने लिखा है कि इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर को फेरी घाट के लिए बनाया गया है। उसके बाद जोसेफ गुओ 6256 ने लिखा है कि इंडिया ने अपना फर्स्ट एयरक्राफ्ट केसिंग बना लिया है। स्टील प्लेट्स दूसरे देशों से इंपोर्ट किया गया है, इवन नट्स और बोल्ट्स भी दूसरे देशों से इंपोर्ट किया गया है, सिर्फ वर्कर्स इंडियंस थे। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द वर्ल्ड सो कॉल्ड फोर्थ सुपर पावर। उसके बाद स्टाइल 4807 ने लिखा है कि इनफैक्ट इस पे हंसने की कोई बात नहीं है, एटलीस्ट इंडिया ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्ड किया है जिससे उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला है। देयर आर ओनली 5 कंट्रीज इन द होल वर्ल्ड दैट कैन स्टिल बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स। उसके बाद रॉबर्ट लाइम 2213 ने लिखा है कि ऑफकोर्स इज वेरी गुड, क्योंकि इंडिया का एयरक्राफ्ट कैरियर हवा में भी उड़ सकता है और स्पेस में भी जा सकता है। उसके बाद याइल हुली ने कमेंट किया कि इंडियाज एबिलिटी टू बिल्ड एन एयरक्राफ्ट कैरियर इज ऑलरेडी वेरी इंप्रेसिव। तो दोस्तों आज का कमेंट का सिलसिला यहीं पे खत्म करूंगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।